चलिए, आज की क्लास में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे नगर एवं व्यापार। ठीक है ना, नगर एवं व्यापार पढ़ेंगे। करेंगे, आइए उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था। हम उस नगर की बात करते हैं, उस शहर की बात करते हैं जिसका विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के उपमहाद्वीप में हुआ था। ठीक है ना, भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था। कह रहा है कि जैसा कि हमने पढ़ा है, इनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियाँ थी। जितने भी नगर थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, इतना आपको पता है उस समय महाजनपद था। तो और बहुत सारा नगर था, बहुत सारा शहर था। उसमें से कुछ ऐसे भी शहर थे जो कि महाजनपद की राजधानियाँ थी। ठीक है ना, जैसे आपका हो गया, यहाँ पर देखिए उज्जैनी, ये आपका अवंती की राजधानी है। उसके बाद ये आपका पाटलिपुत्र, ये मगध की राजधानी है। वैसे ही ठीक है ना, कह रहा है कि प्राय सभी नगर संचार मार्ग के किनारे बसे थे, यानी सभी नगरों को ऐसे जगह बसाया गया था जहाँ से आने जाने की रास्ता उपलब्ध हो और आसानी से वहाँ पर आ जा सकते हैं। जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे। ठीक है ना, उज्जैनी जैसे अन्य नगर भूतल मार्ग जैसे किनारे पर बसे थे। कहने का मतलब ये जो नगर थे ना, ऐसे जगहों पर बसाए गए थे जहाँ से रास्ता था, आसानी से आ जा सके। इसी आपका पाटलिपुत्र हो गया, ये नदी के किनारे था, नदी से आप आ सकते हैं, रोड भी था। दूसरा बात ये आपका उज्जैनी है, ये आपका भूतल पे था। ठीक है ना, भूतल में जमीन पे था। ठीक है ना, इसके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर थे जहाँ से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। मथुरा जैसे अनेक शहर व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे। पुहार ये आपका तमिलनाडु में है, बंदरगाह है, आपको हम मैप में सब दिखाएंगे। ठीक है ना, ये आपका तमिलनाडु में है। दूसरा, ठीक है ना, ये समुद्र के माध्यम से यहाँ से व्यापार होता है। ये आपका जो मथुरा है, यहाँ पर पूजा पाठ होता था, राजा यहाँ पर शासक करता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। ये सब नगर है, इसको ऐसे जगह पर बसाए गए थे जहाँ से आसानी से रास्ता हमारा उपलब्ध हो और हम आसानी से आ जा सके। अब हम पढ़ेंगे नगरीय जनसंख्या। ठीक है ना, कह रहा है कि हमने पढ़ा है कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। जो हमारे शासक वर्ग थे और राजा थे, जो अमीर और था और जो राजा था, ये सब कहाँ रहता था? किलेबंद घरों में रहता था, अति में रहता था। ठीक है ना, यद्यपि इसमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं, हड़प्पा शहरों से भिन्न। लेकिन फिर भी यहाँ से कुछ विभिन्न प्रकार के पुरस्शेष प्राप्त हुए। कहने का मतलब ये है कि हम लोग पढ़े हैं पिछला कि जो राजधानियाँ थी, चाहे जो नगर था, उसको किले से, उसको दीवार से घेरा गया था। ठीक है ना, सेफ्टी सुरक्षा के लिए। दूसरा बात, हम लोग ना अभी भी हम ज़मीन के अंदर खुदाई करेंगे ना, जिस एरिया में हमारा चीज़, जैसे मान लीजिए आपका ये हो गया बोध गया का, इसका क्या बोल, नालंदा विश्वविद्यालय। अगर इसका और जितना दूर खुदाया है ना, नालंदा विश्वविद्यालय, मतलब खोज किया गया ना, ज़मीन खोद खोद के, और अगल बगल खुदाई करेंगे ना, तो ना कुछ प्राचीन चीज़ हमको ज़मीन के अंदर से मिलेगी। लेकिन नहीं खोज सकते हैं, कैसे कि अब लोग उस पर घर बना लिए हैं। ठीक है ना, इसी के चलते थोड़ा सा परेशानी होता है, तो उसको हम लोग नहीं खोद पाएंगे। कह रहा है कि इनमें हाँ ठीक है, संभव कह रहे हैं ना कि, लेकिन फिर भी यहाँ विभिन्न प्रकार का प्रोसेस, लेकिन तब भी खुदाया है, जो भी जगह खुदाया है वहाँ से कुछ पूरा पूरा वस्तु मिला है जो कि हड़प्पा सभ्यता से भिन्न थी, यानी हड़प्पा से मिलती जुलती नहीं थी, उससे अलग थी। ठीक है ना, इनमें क्या थी? उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियाँ मिली है। क्या क्या मिला है भाई साहब? मिट्टी के कटोरी और थालियाँ मिला है। ठीक है ना, जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है, इन्हें उत्कृष्ट मस्जिद पात्र कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस एरिया से क्या मिली है? मिट्टी के बर्तन मिला है और कटोरी मिला है,
जिसको ना काले रंगों से पॉलिश किया होता है, रंग किया गया था और उसको बहुत सुंदर पॉलिश किया गया था। ठीक है ना। तो ये उत्तर मतलब भारत के उत्तर दिशा में अधिकांश मात्रा में मिली है, जिसके चलते हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम इसका गया उत्तरी कृष्ण मस्जिद बात करें। ठीक है ना। उत्तरी में भारत के उत्तर दिशा में मिला है, कृष्ण में काला होता है, मस्जिद में पॉलिश किया होता है, पात में बर्तन होता है। ठीक है ना। इसीलिए इसका नाम क्या है, उत्तरी कृष्ण मस्जिद पात। कहने का मतलब ये है कि अधिकांश ये चीज़ें जो है ना उत्तर भारत से मिली हुई है। यह मिट्टी की बनी हुई थी और इसको करिया रंग से पॉलिश किया गया था। इतना चिकन था ना कि आप उसमें अपना फेस देख सकते हैं। ठीक है ना। इसीलिए इसको उत्तरी कृष्ण मस्जिद पात कहा जाता है। संभवतः इनका उपयोग अमीर लोग किया करते होंगे, ऐसा हमारे पुरातात्विक को लगता है कि इसका उपयोग क्या करता होगा, अमीर लोग करते होंगे। हो सकता है सही है। ठीक है ना। साथ ही सोने, चांदी, कांस्य, तांबा, हाथी दांत, शीशी जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पकी मिट्टी मिली है। ये सब आपको जो दिख रहा है, चांदी, कांस्य, तांबा, हाथी दांत, ये सब चीज़ें से बनी हुई वस्तुएं मिली हुई है। दूसरा शताब्दी ईस्वी आते आते हमें कई नगरों में छोटे धनात्मक अभिलेख प्राप्त हुए। धनात्मक अभिलेख उसे कहते हैं जिसे हम किसी मंदिर को दान दिए हैं 10 बीघा जमीन, तो हम एगो अभिलेख पे लिखवाएंगे कि मैं रोहित कुमार इस मंदिर को बनाने के लिए 10 बीघा दान दिया हूँ। इसी को धनात्मक अभिलेख बोलते हैं। ठीक है ना। जो दान की दी हुई चीज़ें को लिखते हैं जिस लेख पे, उसको धनात्मक बोलते हैं। इनमें दाता के नाम के साथ साथ प्राय उसके व्यवसाय का भी उल्लेख होता था। ठीक है ना। इसे जो देता था ना उसका नाम भी लिखा था, साथ ही साथ वो किस चीज़ का बिजनेस करते हैं वो भी लिखा था। इनमें नगरों में रहने वाले धोबी, देखिए एक पॉइंट हम इधर छोड़ के जा रहे हैं, इसको पाटलिपुत्र उसको नगर में रहने वाले धोबी बताएंगे। चलिए उसी को देख लेते हैं। ये देख लीजिए, एक प्रतिमा की भेंट है। यह मथुरा से मिली एक मूर्ति का भाग है। इस पर प्राकृतिक अभिलेख में जिसमें कहा गया कि एक स्वर्णकार धर्म की पत्नी नागपिया ने इसे एक धार्मिक स्थल में स्थापित किया था। देखिए ध्यान से, देखिए ये जो है ब्रदर्स, ये आप देखिए यहाँ पर नीचे ये लिखा है ना, ये सब जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है माउस का, ये देखिए दोस्त, ये लिखा है ना, ये नीचे अवेला है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, ये अभिलेख है, प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। इस अभिलेख में क्या लिखा गया है, देखिए यह कहाँ से, यह मथुरा से मिली है। ठीक है ना। मूर्ति का भाग है, मथुरा से मिला है। इस पर क्या लिखा है, प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है कि कहा गया है कि एक स्वर्णकार धर्म की पत्नी नागपिया ने इसे एक धार्मिक स्थल में स्थापित किया था। यानी जो स्वर्णकार उसे कहते हैं जो सोना चांदी का काम करता है, जो बनाता है भूषण भूषण, इसको कहते हैं। अर्थात हम सोनार की बात कर सकते हैं। तो सोनार जो है ना, उसकी पत्नी का नाम क्या है, नागपिया। इसने ना एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित करवाया था। देखिए इस अभिलेख में लिखा है, देख लीजिए एक मूर्ति मिला है। ठीक है ना। ये मूर्ति मिला है, मूर्तियाँ टूट गया है। ठीक है ना। ये देख लीजिए। चलिए इसको पढ़िए लेते हैं, पाटलिग्राम के इतिहास के बारे में, तो पेन छुटले के छुटले रह जाएगा। पाटलिपुत्र का इतिहास हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। कह रहा है कि प्रत्येक नगर का अपना इतिहास था, यानी जितने भी नगर थे सबका अपना कुछ ना कुछ इतिहास था, कैसे शक्तिशाली बना का हुआ है। देखिए जैसे में उदाहरण के तौर पर पाटलिपुत्र का विकास पाटलीग्राम नाम के एक गांव से होता है। जो पाटलिपुत्र शहर है ना हमारा आज का पटना, पहले वहाँ पर एक गांव था, उसका नाम था पाटलीग्राम नाम था। ठीक है ना। बाद में वहाँ पर शासक अपना राजधानी लेके चला गया, इसलिए उसका नाम पाटलिपुत्र हो गया। फिर 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगाह यानी राजगीर से हटाकर इसे बस्ती में लाने का निर्णय दिया और इसका नाम बदल दिया। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, पहले ना गंगा नदी किनारे जहाँ पर आज आपका पटना है, पहले ना यहाँ पर एक गांव था, उसका नाम था पाटलीग्राम। तो फिर उस समय मगध था ना, तो जब जो मगध की राजधानी थी राजगीर थी, तो राजगीर से हटा के इसको नदी के किनारे लाया गया, इसी पाटलीग्राम में। ठीक है ना। जब पाटलीग्राम में आया ना राजधानी, तो इसका नाम बदल दिया, पाटलिपुत्र हो गया। ठीक है ना। कौन लेके आया था, तो भाई साहब मगध के शासक लेके आए थे। ठीक। 7वीं ईस्वी पूर्व आते आते मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों
ठीक है ना। एशिया के सबसे बड़े नगरों में एक बन गया था। यानी कहने का मतलब ये है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी हो एशिया की पाटलिपुत्र भाई साहब मौर्य साम्राज्य की राजधानी तो थी। उसके बाद एशिया महाद्वीप के जो एशिया है ना, एशिया उसका एक फेमस अगर बात की जाए जो महत्वपूर्ण एथी होता है, क्या बोलते हैं इसको हम, जो शहर था उसमें से एक ये भी था। ठीक है ना। फोन आ गया। बाद में इसका महत्व कम हो गया और जब चीनी यात्री स्वयं टोसान 7वीं सदी में यहाँ आया तो इसे एक नगर खंडहर में बदला मिला और उस समय यहाँ की जनसंख्या भी कम थी। बाद में इस गांव को लोगों ने खंडहर बना दिया। यहाँ पर एक चीनी यात्री था, उसका नाम था स्वयं टोसान। ठीक है ना। यह चीन का था। जब यहाँ पर आया ना तो देखा ना तो यहाँ पर खंडहर है, बहुत कम लोग रहते हैं। देख लीजिए यहाँ पर ठीक है ना। ये हो गया और आपको यहाँ पर कुछ दिखाते हैं मैप में। देख लीजिए दोस्त, आपकी यहाँ पर है पाटलिपुत्र और यहाँ पर है उज्जैनी। ठीक, साथ साथ यहाँ पर है पुहार, दिख रहा है ना, ये पुहार। अब करें बुनकर, करे कि बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहकार, अधिकारी, धार्मिक, गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में विवरण लिखे होते हैं। यानी इस अभिलेखों में इन सब का विवरण मिलता है। यानी इससे क्या पता चलता है कि भाई साहब समाज में बुनकर मिस कपड़ा बीनने वाला, लिपिक मिस जो पेंटर वेंटर होता है लिखने वाला काम करने इसका, बढ़ई तब को पता है जो अपना काम करता है बढ़ई का, कुम्हार पता है, स्वर्णकार पता है जो सोना वोना का काम करता है, लोहार पते पर जो लोहार होता है। ठीक है। अधिकारी अपना काम करते थे, धार्मिक गुरु थे, पूजा पाठ करते थे, व्यापारी थे, बिजनेस करता है, राजा अपना शासन करता है। यानी समाज में हमारे ये सब लोग भी मौजूद थे। ठीक है ना। ये कहना चाहता है। कह रहा है कि कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें श्रेणी कहा गया है। कहने का मतलब ये है कुछ व्यापारी मिल के, जैसे मान लीजिए हम बिजनेस कर रहे हैं, अथी लोहार है, हम बिजनेस करते हैं तो हम क्या करेंगे ना, कुछ और लोग मिल जाएंगे और बिजनेस करेंगे तो इसी को श्रेणी कहा जाएगा। ठीक है ना। ग्रुप को श्रेणी कहते हैं। ये लोग क्या करते थे, सामान कीनते थे कच्चा माल और उसको ना सामान उससे तैयार करके बेचते थे बाजार में। ये श्रेणी समूह पहले कच्चे माल को खरीदते थे फिर उसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले संभावित लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लोहे उपकरणों का प्रयोग किया। कहने का मतलब ये है, देखिए जो बिजनेसमैन था ना सब अकेले अकेले बिजनेस करता है, वो बोला ना कि क्या ना हम लोग ग्रुप कर लेते बना लेते हैं। यानी सब बिजनेसमैन मिल गया, उसी को क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। जब बिजनेसमैन मिल गया तो ये लोगों से कच्चा माल कीनता था और उसे सामान बना के और बाजार में बेचता था। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो मान लीजिए लोहा ले लिया, ठीक, लोहा कीन लिया और लोहा से ना क्या बनाएगा, तलवार बनाएगा, कुल्हाड़ी बनाएगा, ये सब चीज़ें बना बना के बाजार में बेचता था, श्रेणी। ठीक है ना। दूसरा बात, जो हमारे शासक थे चाहे जो धनी लोग थे उन लोग को कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती थी तो ये लोग ना समय के साथ साथ बना बना के देते थे। अब हम इसको पढ़ेंगे।
उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, ठीक है ना। यानी उपमहाद्वीप का व्यापार दूसरे जगहों से कैसे होता था उसके बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भू मार्गों का मानो जाल बिछे थे। कहने का मतलब ये है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही लोगों ने नदी के द्वारा और ज़मीन के द्वारा, पानियों के द्वारा, ज़मीन के द्वारा व्यापार करने लगे, बिजनेस करने लगे थे, ठीक है ना। और कई दिशाओं में फैल गया। मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भू मार्ग थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाह। देखिए ध्यान से, ये हमारा भारत का नक्शा है, ठीक है ना। ये क्या है, भारत का नक्शा है। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा ब्रदर्स। अगर हम यहाँ से ले लें, भरूच कच्छ से ले लेंगे, तो यह आपका बंदरगाह है। इधर से ना इस एरिया में, यानी अफ्रीका के उत्तर एरिया में और एशिया का दक्षिण साइड में व्यापार होता था। ये आपका पुहार है, ये आपका केरल है। यहाँ पर भी एक बंदरगाह है, नाम आगे बताएंगे। इस एरिया से इस साइड में व्यापार होता था। इधर चाइना की तरफ चला जाता है, मलेशिया सिंगापुर की तरफ चला जाता था, इधर से इधर तक चला जाता है, ठीक है ना। कह रहा है कि समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से, इसको पढ़ते धनात्मक अभिलेख क्या है। धनात्मक अभिलेख से धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का विवरण होता है। धनात्मक अभिलेख उससे कहते हैं जो हम दान में दिए हैं ना, उसी को धनात्मक अभिलेख बोलते हैं। उसको लिखा गया है उसमें लेख में, उसी को धनात्मक बोलते हैं, ठीक है ना। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जल मार्ग अरब सागर से होते हुए अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक फैल गया और बंगाल की खाड़ी से एक मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया। शासकों ने प्राय इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और संभव हुए इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले में उनसे धन लेते थे। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी और घोड़े खच्चर जैसे जानवर से दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक तो थी लेकिन बहुत लाभदायक भी होती थी। कहने का मतलब ये है दोस्त, देखिए ध्यान से, आप इसको देख लीजिए, इस नक्शा को देख लीजिए, ठीक। इस नक्शा को देख रहे हैं, साथ ही साथ में आप कुछ हम जगह दिखाते हैं, देख लीजिए ध्यान से। देख लो विद्यार्थी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका एक पुहार है ना, ये बंदरगाह है। यहाँ बताइए भरूच कच्छ, ये भी एक बंदरगाह है, ठीक है ना। तो भाई साहब इस एरिया से इधर व्यापार होता था, यानी अफ्रीका की ओर चला जाता है। अफ्रीका दिशा में, यानी अफ्रीका के उत्तर साइड में, और आपका एशिया के, मध्य एशिया के पश्चिम में व्यापार होता था, यानी इधर होता था व्यापार इस यहाँ से। और ये आपका पुहार है, इस बंगाल की खाड़ी से होते हुए चीन चला जाता था, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इस एरिया में व्यापार होता था, ठीक है ना। साथ ही साथ जितने भी शासक थे ना, ये चाह रहे थे ना कि इन सब जगहों पे हम कंट्रोल कर लें। कंट्रोल काहे कर लें, काहे से मान लीजिए कि आप बिजनेस करिएगा, यहाँ से इधर जाइएगा, तो आपको यहाँ से उधर जाने के लिए राजा बोलता था ना, शासक लोग बोलते थे कि हम तुम्हारा रक्षा करेंगे, तुमको यहाँ से यहाँ तक कोई तुम्हारा डाकू नहीं सामान लूटेगा, तुमको कोई दिक्कत ना होगा सामान बेचने में, तुम हमको टैक्स देगा इसके बदले, यानी हम तुम्हारा रक्षा करेंगे, तुम हमको क्या देगा, टैक्स देगा, ठीक है ना। राजा इसका टैक्स लेते थे और सामान बेचने के लिए। दूसरा बात, कौन कौन से लोग सामान बेचते थे, तो सिर्फ देखिए जो व्यक्ति, कुछ लोग तो अपना गांव में घूम घूम के सामान बेचे थे, पैदल सामान बेचते थे, जिसे आजकल आप देखे होंगे। दूसरा बात, कुछ लोग बैलगाड़ी से भी सामान बेचते थे, तो कुछ लोग घोड़ा और गधा से भी, खच्चर से भी सामान बेचते थे। इन लोगों का भी रक्षा कौन करता था, राजा करता था। और सबसे क्या लेता था, टैक्स लेता था, कर लेता था, ठीक है ना, रक्षा के बदले में। यानी हम तुम्हारा रक्षा कर रहे हैं तो हमको देगा। देख लीजिए इस एरिया में व्यापार आपका फैल गया ना। दूसरा बात, पानी के माध्यम से, पानी में तो डर तो रहता था कि तूफान आ जाएगा, चाहे समुद्री डाकू लूट लेगा,
ये सब का डर रहता था, लेकिन बहुत फायदा भी होता था, ठीक है ना। कर आएगी तमिल भाषा में मस्तुवन और प्राकृतिक में सतवाह और सेठी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। कहने का मतलब ये है, देखिए तमिल भाषा में ना, देखिए जिसे जो भी बिजनेसमैन था ना, अमीर बिजनेसमैन है, उसको नाम तमिल भाषा में लोग बोलते थे मस्थुवन, और प्राकृतिक में इसको सतवाह बोला जाता था, सतवाह और सेठी। कहने का मतलब ये, एग्जाम्पल आप समझिएगा ध्यान से। जैसे राम नाम का व्यक्ति है और वह 50 गो बैलगाड़ी चाहे 100 गो बैलगाड़ी लेके जा रहा है, कहाँ पर, जैसे मान लीजिए पाटलिपुत्र से उसको उज्जैनी जाना है, तो पाटलिपुत्र से उज्जैनी जाना है उसको, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए ये आपका पाटलिपुत्र हो गया, ठीक है ना, ये आपका हो गया पाटलिपुत्र हो गया, और इधर आपका उज्जैनी हो गया। तो यहाँ से भाई साहब, यहाँ से जाएगा ना यहाँ पर उज्जैनी, तो जाएगा तो अकेले तो जाएगा नहीं, सामान लेके जाएगा, तो साथ में बैलगाड़ी लेके जाएगा, यानी बहुत सारा सामान लेके जाएगा। तो इसमें ना जो राम है ना, वो मेन लीडर का काम करेगा, ठीक है ना। इस पूरे दल में लीडर का काम कौन करेगा? राम करेगा। बोलेगा हम तुम्हारा रक्षा करेंगे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तुम मेरे साथ चलो। तो इसमें जो आपका राम है, ये आपका क्या है? मस्थुवन है। क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? मस्थुवन बोलेंगे, ठीक है ना। एक व्यक्ति और है, उसका नाम मोहन है, वो अपना दुकान खोला हुआ है, बहुत बड़ा उसका दुकान है, चल रहा है, सामान बेचता है, सामान कीनता है, साथ ही साथ जिसको पैसा का उधार है उसको भी पैसा देता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सत्वा या सेठी बोलते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है दोस्त, यानी जो मुखिया होगा, कभी जो एगो ग्रुप का कमांडर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मस्थुवन बोलेंगे। किस भाषा में? तो तमिल भाषा में। और जो अमीर होगा थोड़ा सा, उसको सेठी बोलते हैं। जैसे आज के डेट ना सेठ जी बोलते हैं, तो वैसे ही प्राचीन में हम लोग सतवा या सेठी बोलते थे। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। कह रहा है कि नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। एक जगह से दूसरी जगह क्या क्या पहुंचाया जाता है? नमक था, अनाज था, कपड़ा था, धातु था, और उससे बना बना चीज़ें, लकड़ी, जड़ी बूटी, ये सब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते थे। ठीक। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों तथा कपड़ों व जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। कहने का मतलब ये है, जो रोमन साम्राज्य था ना, वो भारत के चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। यानी भारत के मसाला हो गया, कपड़ा हो गया, जड़ी बूटी है, इन चीज़ों को ज़्यादा वो पसंद करता है रोमन साम्राज्य। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुँचाया जाता था, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि ये आपका भारत का नक्शा हो गया, ये आपका हो गया अरब सागर, ये हो गया हिंद महासागर, ये हो गया बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। तो यहाँ से इस अरब सागर के माध्यम से रोमन साम्राज्य को इस एरिया में मसाला वसाला, कपड़ा, जड़ी बूटी पहुँचाया जाता था। आपको हम बताया था, यहाँ पर जो पुहार जो शहर था, बंदरगाह था, इससे व्यापार कहाँ होता था? बंगाली खाड़ी होते हुए इधर एशिया, मलेशिया, सिंगापुर, चीन, इधर जाता था, फिर श्रीलंका, ठीक है ना, ऐसे व्यापार होता था। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि यह है कि कह रहा है कि यह एक यूनानी समुद्र यात्री द्वारा रचित पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का एक अंश है, ठीक है ना, लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। यानी कहने का मतलब ये है दोस्त, जिस तरह से आप यूट्यूबर, ब्लॉगर या यात्री का नाम सुने होंगे ना, उसी तरह से एक यूनान का व्यापारी है, जहाज से जब भारत की ओर आता है ना, तो भारत के बंदरगाहों को देखता है ना, तो यहाँ पर इसको क्या दिखता है, वो अपनी किताब में लिखता है। उसी किताब से एक पॉइंट लिया गया है। उस किताब का नाम है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ठीक है ना, बुक का नाम है। उस बुक में अपना जो भी भारत के तट के किनारे देखा था, या ग्रीक का व्यापारी था,
वो अपने बुक में लिखता है। क्या लिखता है उसी से हम लोग एगो पेज निकाल के लाए हैं। क्या लिखता है कि भारी मात्रा में काली मिर्च और दाल चीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में स्वदेशी व्यापारी विदेशी व्यापारी जहाज भेजते थे। कहने का मतलब ये है यानी दूसरे जगह के लोग यानी भारत के नहीं, जैसे आपका ग्रीक हो गया, ये सब चीज़ें यानी यहाँ की देखा ना समुद्र किनारे बहुत बड़ा जहाज लगी हुई है। देखा कि अधिकांश मात्रा काली मिर्च दाल चीनी और ये सब चीज़ें है ना जहाज़ों पे लाद लाद के जा रहे हैं। तो ये सब कहाँ के जहाज है? तो दूसरे जगह के जहाज है, ठीक है ना। एक तो यहाँ भारी मात्रा में सिक्के पुखराज और सुरमा। पुखराज क्या है? महंगी वस्तु है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा महंगी वस्तु है पुखराज। यहाँ भारी मात्रा में सिक्के पुखराज सुरमा मूंगे कच्चे शीशे तांबे टीन और शीशे का आयात किया जाता है। यानी जो विदेशी यात्री थे, विदेशी यात्री मतलब विदेशी जो बिजनेसमैन थे भारत से लेके जाते थे मसाला वसाला जड़ी बूटी, तो वो भारत में कुछ ना कुछ लेके आते होंगे ना। तो वो क्या लेके आते थे? देखिए सोना चांदी के सिक्का ले आते थे, पुखराज महंगी वस्तु होती है, सुरमा मूंग कच्चे शीशा तांबा टीन ये सब चीज़ें विदेश के व्यापारी भारत में लेके आते थे, ठीक है ना। इन बाजारों के आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न काली मिर्च का निर्यात किया जाता है। यानी भारत से दूसरे जगह पर दूसरे द्वीप पर काली मिर्च भेजा जाता था, ठीक है ना। साथ ही साथ इसके अलावा उच्च कोटि के मोतियों हाथीदार रेशमी वस्त्र विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्रों हीरो और काले नग और कचों की खोपड़ी का भारी मात्रा में आयात होता है। यानी भारत से तो भी कुछ ना कुछ जाता होगा। तो भारत से देखिए क्या क्या जाता था? उच्च कोटि के मोती जाता था, हाथी के दांत के बना आभूषण जाता था, रेशमी वस्त्र जाते थे, विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थर जाते थे, हीरे और काले नाग ये सब जाते थे, ठीक है ना। नग और कछुए की खोपड़ी भी भारत से दूसरे देशों में जाता था। भाई साहब सर का मेरा फ़ोन आ गया, थोड़ा सा उनसे हम बात कर लेंगे। बस थोड़ा सा बात करते हैं। मेरे कह रहा है कि थोड़ा सा नीचे रवि सर कॉल बैक करते हैं आपको हम, ठीक है ना। कह रहा है कि तमिलनाडु के कोडुमनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगों के उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य मिले। कहने का मतलब ये है तमिलनाडु में कोडुमल नाम का एक जगह है, वहाँ पर खुदाई किया गया ना, तो वहाँ पर ना बहुत मूल्यवान चीज़ें मिली है, ठीक है ना, पत्थरों से बनाए जाते थे, इसे यह साक्ष्य मिला है। और फैक्ट्री थी बहुत मूल्यवान चीज़ों को बनाने के लिए। यह संभव है कि पेरिप्लस में वर्णित पत्थरों को इन्हीं तटवर्ती बंदरगाह तक स्थानीय व्यापारी और लाए होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो पूरा भारत से लोग थे गांव से और शहर से ना सामान लेके आते थे और आपका कोडरूमल नाम के जगह पर बंदरगाह पर लेके रख देते थे और ना बाहर के व्यापारी यहाँ से सामान कीनते थे लेके अपने जगह पे चले जाते थे। ये आपका कहानी ख़त्म हो गया। देखिए यहाँ पर पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ कहते हैं समुद्री यात्रा, और एरिथियन लाल सागर को कहा जाता है, ठीक है ना। ग्रीक भाषा में एरिथियन को, यूनानी भाषा में लाल सागर किस इरेथियन जो है ना जिसे हम लाल सागर बोलते हैं ना, तो यूनानी भाषा में लोग ना इसको इरेथियन बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए आपको हम अगला क्लास में यहाँ से पढ़ाएंगे राजा और सिक्के, ठीक है ना, सिक्के और राजा से। कहानी को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे कल।